सारे जमाने पे, मौसम सुहाने पे। दोस्तों, ये साधना और संजय दत्त की पुरानी मैगजीन में लिखी हुई कुछ बातें हैं जो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। संजय दत्त पहले से ही जिस आलोचना का सामना कर रहे हैं उसमें इजाफा करते हुए अब ऐसा लग रहा है कि ये उनके पेशेवर जीवन पर भी असर डाल रहा है, और यहाँ तक कि इंडस्ट्री के दिग्गजों द्वारा भी गुस्से में बयान जारी किए जा रहे हैं। निर्माता R.K. नैयर का ही उदाहरण लें। उन्होंने 3 साल पहले ये मोहब्बत है में माधुरी दीक्षित के अपोजिट लीड रोल निभाने के लिए संजय दत्त को साइन किया था। फिर भी शूटिंग इसी साल शुरू हुई, और वो भी कछुए की गति से, और अचानक संजय दत्त फिल्म बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे। फना हो जाएगी सारी खुदाई, आप क्यों रोए। जाहिर तौर पर उनकी फिल्म छोड़ने का कोई कारण भी नहीं बताया गया। नैयर परिवार अब पूरी तरह से आग बबूला है, और उनका ऐसा होना जायज़ भी है। कभी मुझको याद करके जब ये सितम किए जा। सिल्वर स्क्रीन की गुजरे ज़माने की रानी और निर्माता R.K. नैयर की पत्नी साधना संजय दत्त के रवैये से बेहद नाराज़ थी। आखिरकार जैसा कि उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने और उनके पति ने संजय दत्त को अपने बेटे की तरह माना है, वो बच्चा जो उन्हें कभी नहीं मिला। उन्होंने बताया, हमने सड़क और साजन से सफल होने के बाद संजय दत्त को साइन नहीं किया था, हमने उन्हें 3 साल पहले साइन किया था। देखिए, अब ये सब पैसों पर आकर टिकता है। जब श्री संजय दत्त ने श्री R.K. नैयर की फिल्म साइन की तो ये राशि के लिए थी। आज उन्हें इसका 4 गुना मिल रहा है, तो स्वाभाविक रूप से उनकी सचिव ये देखने की कोशिश करेंगे कि संजय दत्त उन सभी असाइनमेंट से बाहर हो जाए जो उतने लाभदायक नहीं हैं। शायद फिर इस जन्म में मुलाकात। ये पर्दा हटा दो जरा मुखड़ा। उन्होंने उन लोगों में से किसी के साथ काम शुरू नहीं किया है जिन्होंने उन्हें हमारी तरह राशि का भुगतान किया था। वो केवल उन लोगों को प्राथमिकता दे रहे हैं जिन्होंने संजय दत्त को एक्स का 3 और 4 गुना भुगतान किया है। 3 साल पहले हमने संजय दत्त को साइन किया और जुलाई 90 में उन्हें उनका साइनिंग अमाउंट दिया। हमने सितंबर 90 में मुहूर्त किया। उसके बाद वो हमें लगभग हर महीने एक डेट देते थे। तुमने पुकारा और हम चले आए। दुर्भाग्य से वो सीलिंग इंडस्ट्री की पाबंदियों के अधीन थे, और उन्हें नए असाइनमेंट शुरू करने से पहले अपने पुराने असाइनमेंट पूरे करने थे। हमने बुरा नहीं माना और इंतज़ार करने का फ़ैसला किया। जब तक संजय सीलिंग से बाहर आए, माधुरी इसमें फंस गई। फिल्म मेकर्स कंबाइन ने माधुरी की डायरी अपने हाथ में ले ली और लगभग 9 महीने की डेट्स दे दी। मुझे आश्चर्य है कि FMC ने संजय दत्त की डायरी के साथ ऐसा क्यों नहीं किया। ये भेदभाव क्यों? सौभाग्य से वो पीछे नहीं हटी हैं और बहुत अच्छा सहयोग कर रही हैं। खैर, डेट्स ना मिलने की ये समस्या 3 साल तक चलती रही। नतीजतन जिन निवेशकों ने 25 लाख तक का निवेश किया था वो सवाल पूछने लगे। इन सब ने मिलकर श्री नैयर को सचमुच एक कोने में धकेल दिया। एक दिन श्री नैयर को पता चला कि जनवरी 92 के लिए संजय दत्त की डेट्स भी रद्द कर दी गई है। उन्होंने अपना आपा खो दिया। जाहिर तौर पर एक रात श्री नैयर ने थोड़ी ज़्यादा शराब पी ली थी और गुस्से में संजय दत्त से कहा, मेरी फिल्म से बाहर निकल जाओ। लेकिन लोग जो भूल जाते हैं वो ये है कि श्री नैयर श्री संजय दत्त की वजह से प्रोजेक्ट में देरी कर रहे हैं। जिनके सचिव हमेशा यही कहते रहे, वो आपके बेटे की तरह है। ठीक है, अगर उसे हमारा बेटा माना जाता है
तो क्या हमें उसे डांटने की स्वतंत्रता नहीं है? मदिरा में डूबी अखियाँ चंचल है। एक बार जब हमने अपनी समस्या के बारे में श्री सुनील दत्त से बात की तो उन्होंने हमसे कहा, ये सचिव ही है जो स्टार की छवि को नष्ट करते हैं। श्री पंकज संजय दत्त के सचिव एक मेजर डोमो है और उन्हें गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। अगर मैं अपना मुंह खोलती हूँ तो श्री संजय दत्त को ये पसंद नहीं आएगा कि श्री पंकज ने मुझे क्या क्या गुप्त बातें बताई हैं। जैसा कि भगवान कृष्ण ने कहा है, यदि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो तुम्हें उससे लड़ना होगा, और अगर मुझे लड़ना पड़ा तो मैं लड़ूंगी। क्योंकि मैंने श्री संजय दत्त के बारे में सभी तथ्य और आंकड़े एकत्र कर दिए हैं। मैं अंधी नहीं हूँ, मैं देख, सुन और पढ़ सकती हूँ। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वो हमारी फिल्म नहीं करेंगे। अगर वो लड़ाई चाहते हैं तो ये एक बुरी लड़ाई होने वाली है। आखिरकार आप किसी दूसरे के दुर्भाग्य की कीमत पर अपनी किस्मत नहीं चमका सकते। अब मामला एफएमसी के समक्ष लंबित है। उनसे हमारी समस्या का समाधान खोजने के लिए कहा गया है। यदि कोई समाधान नहीं निकल पाता है तो निवेशकों के पैसे वापस करने की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? आखिरकार इसका नुकसान इंडस्ट्री को भी उठाना पड़ेगा। मुझे एक बात याद आ रही है। एक दिन श्री संजय दत्त की तरफ से बिना कुछ कहे हमें अचानक साइनिंग अमाउंट वापस मिल गया। अगर वो हमारी फिल्म नहीं करना चाहते तो उन्हें शुरुआत में ही ऐसा कहना चाहिए था। हम किसी और अभिनेता को ले सकते थे। उक्त एफएमसी की बैठक 15 नवंबर को शाम 4 बजे हुई और 16 नवंबर को साधना ने हमें बताया मामला अभी भी हल नहीं हुआ है। श्री संजय दत्त के बजाय श्री पंकज वहाँ पहुँचे और हमने उनसे पूछा कि क्या उनके पास श्री संजय दत्त का कोई पावर ऑफ अटॉर्नी है। उन्होंने नहीं कहा, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि श्री संजय दत्त के सचिव होने के नाते वो वैसे भी उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। हमने इशारा किया कि ये पर्याप्त नहीं है। पिछली बार पंकज ने ही कमिटमेंट की थी, लेकिन श्री संजय दत्त उससे पीछे हट गए। कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है। झुमका गिरा झुमका गिरा झुमका गिरा हाय 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 झुमका गिरा रे। यही कारण है कि हमें पावर ऑफ अटॉर्नी की आवश्यकता थी। इसलिए इन आधारों पर बैठक स्थगित कर दी गई और दूसरी तारीख तय की गई। अब हमें इंतज़ार करना होगा और देखना होगा कि क्या हमारे साथ विधिवत न्याय होता है। क्या ये काफ़ी नहीं है कि नैयर परिवार को न केवल एक अभिमानी सचिव से निपटना पड़ रहा था, बल्कि वो अपनी वित्तीय देनदारियों को लेकर भी बेहद चिंतित थे। क्या ये समय नहीं है कि संजय अपने पेशे को थोड़ा अधिक परिपक्वता से संभालें और आमने सामने बैठकर चीज़ों को समझाएं? आखिरकार भले ही वो उनके प्रस्ताव को बुरा मानते हों, वो कम से कम समझाने और अपने सचिव के पीछे छिपना बंद करने की कृपा तो कर ही सकते हैं। हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए। साधना शिवदासानी, जिन्हें पूरी दुनिया सिर्फ साधना के नाम से जानती है, हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत, स्टाइलिश और सफल अभिनेत्रियों में से एक थी। लेकिन उनकी ज़िंदगी जितनी चमकदार बाहर से दिखाई देती थी, अंदर से उतनी ही दर्द, संघर्ष और अकेलेपन से भरी हुई थी। एक समय ऐसा था दोस्तों, जब उनके नाम से फिल्में हिट हो जाती थीं। लोग उनके हेयर स्टाइल और फैशन की नकल करते थे और हर निर्माता निर्देशक उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहते थे। लेकिन समय के साथ सब बदल गया। जब उनकी ज़िंदगी में मुश्किलें आईं, तब वही फिल्म इंडस्ट्री और लाखों चाहने वाले उनसे दूर हो गए। आखिर में उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन आर्थिक तंगी, बीमारी और अकेलेपन में बिताए। साधना का जन्म 2 सितंबर 1941 को कराची में एक सिंधी परिवार में हुआ था। सजना सजना ओ सजना तेरे प्यार में। 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद उनका परिवार भारत आ गया,
पहले वो दिल्ली में रहे दोस्तों, फिर बनारस और कलकत्ता में कुछ समय बिताया और आखिरकार 1950 में ये बम्बई आकर बस गए। साधना बचपन में बहुत शरारती और निडर थी। वो खुद कहती थी कि अपने मोहल्ले की दादा थी और उन्हें पतंग उड़ाना बहुत पसंद था दोस्तों। वो खुद सबसे अच्छी मांझा तैयार करती थी और पतंग उड़ाती थी, जबकि उनका एक साथी फिरकी पकड़कर खड़ा रहता था। ले लो वाले ले, हाय मेरा दिल लूटा। मुंबई आने के बाद उनका दाखिला वडाला के ऑक्सिलियम कॉन्वेंट स्कूल में हुआ। स्कूल के दिनों में ही उन्होंने तय कर लिया था दोस्तों कि पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्हें अभिनेत्री ही बनना है। यही सपना उन्हें फिल्मों की दुनिया तक ले गया। बाद में उन्होंने फिल्मालिया एक्टिंग स्कूल में दाखिला लिया। वही उनकी मुलाकात निर्देशक R.K. नैयर से हुई, जो आगे चलकर उनके पति बने। फिल्मालिया स्टूडियो के मालिक शशिधर मुखर्जी ने एक विज्ञापन में साधना को देखा और उनकी प्रतिभा पहचान कर उन्हें एक्टिंग स्कूल में आने का मौका दिया। हालांकि साधना ने बचपन में राज कपूर की फिल्म श्री 420 के एक गाने में छोटी सी झलक दी थी और सिंधी फिल्म अबाना में भी काम किया था, लेकिन उन्हें असली पहचान 1960 में आई फिल्म लव इन शिमला से मिली। ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई दोस्तों। इसी फिल्म के बाद उनका ऑड्रे हेरबन से प्रेरित फ्रिंज हेयर स्टाइल इतना लोकप्रिय हुआ कि पूरे देश में उसे साधना कट कहा जाने लगा। सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर। वो सिर्फ अभिनेत्री ही नहीं बल्कि फैशन आइकन भी बन गई। इसके बाद सफलता जैसे उनके कदम चूमने लगी। परख, हम दोनों, मनमौजी, एक मुसाफिर एक हसीना, मेरे महबूब, वो कौन थी, आरज़ू, असली नकली, वक्त, इंतकाम और एक फूल दो माली जैसी कई फिल्मों ने उन्हें उस दौर की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। 1960 के दशक में उनकी 19 फिल्मों से लगभग 11 फिल्में बड़ी हिट रहीं दोस्तों। उस समय वो फिल्मालिया के साथ 3 साल के अनुबंध में थीं। पहले साल उन्हें 750 रुपये महीना, दूसरे साल 1500 रुपये और तीसरे साल 3000 रुपये महीना मिलता था। उस दौर में ये उनके लगातार बढ़ते हुए स्टारडम की निशानी थी दोस्तों। साधना अपने सह कलाकारों के साथ अच्छे रिश्ते रखती थी दोस्तों, खासकर राजेंद्र कुमार से। उनसे उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। राजेंद्र कुमार उन्हें प्यार से भापा कहकर बुलाते थे। उनकी माँ भी चाहती थी कि साधना की शादी किसी ऐसे इंसान से हो जो राजेंद्र कुमार जैसा हो, लेकिन तब तक साधना का दिल R.K. नैयर को मिल चुका था दोस्तों। राजेंद्र कुमार भी साधना और R.K. नैयर दोनों के अच्छे दोस्त थे। साधना ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें राजेंद्र कुमार, सुनील दत्त और शम्मी कपूर के साथ काम करना सबसे ज़्यादा पसंद था। देवानंद के बारे में उन्होंने कहा था कि वो हमेशा ऊर्जा से भरे रहते थे। उन्होंने ये भी माना कि उन्हें महिलाओं की तुलना में पुरुष सह कलाकारों से दोस्ती करना ज़्यादा आसान लगता था, क्योंकि उन्हें घर गृहस्थी की बातें करने में खास दिलचस्पी नहीं थी। R.K. नैयर और साधना की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और आखिरकार दोनों ने 1966 में शादी कर ली। शुरुआत में साधना के माता पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे दोस्तों, लेकिन बाद में उन्होंने शादी की अनुमति दे दी। साधना कहती थी कि उनके लिए हमेशा सिर्फ नैयर ही थे, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उनकी ज़िंदगी ने कठिन मोड़ ले लिया दोस्तों। मैं तो तुम संग नैन मिला प्यार गई सजना। साल 1960 के दशक के आखिर में उन्हें हाइपरथायराइडिज्म नाम की बीमारी हो गई। इस बीमारी का असर उनकी सेहत और काम दोनों पर पड़ा। इलाज के लिए उन्हें फिल्मों से कुछ समय दूर रहना पड़ा। इसी दौरान कई अच्छी फिल्में उनके हाथ से निकल गई। सबसे ज़्यादा दुख उन्हें तब हुआ दोस्तों जब निर्देशक H.S. रवेल ने पहले उन्हें भरोसा दिया कि वो उनका इंतज़ार करेंगे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद अखबार में उन्होंने पढ़ा कि फिल्म संघर्ष में उनकी जगह वैजंती माला को ले लिया गया है। ये बात उनके दिल को बहुत लगी और उसके बाद उन्होंने H.S. रवेल से बात करना लगभग बंद कर दिया। बीमारी के कारण उन्हें राज कपूर की फिल्म अराउंड द वर्ल्ड का मौका भी गंवाना पड़ा दोस्तों। इलाज के बाद उन्होंने इंतकाम और एक फूल दो माली जैसी सफल फिल्मों से वापसी की, लेकिन धीरे धीरे नए कलाकार आने लगे
और उनके पास फिल्मों के प्रस्ताव कम होते गए। उन्होंने अभिनय के साथ साथ निर्देशन में भी हाथ आजमाया दोस्तों, और साल 1974 में गीता मेरा नाम का निर्देशन किया। जरा देखिए ना। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली। उनकी आखिरी फिल्म उल्फत की नई मंजिलें काफ़ी सालों बाद यानी साल 1994 में रिलीज़ हुई। आपको बता दें दोस्तों कि साधना और आर के नैयर के कोई बच्चे नहीं थे। साल 1995 में उनके पति आर के नैयर का अस्थमा के कारण निधन हो गया। इस घटना ने साधना को पूरी तरह अकेला कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपना अधिकांश समय अकेले ही बिताया। हालांकि उनकी कुछ पुरानी सहेलियां जैसे वहीदा रहमान, नंदा, आशा पारेख और हेलेन समय समय पर उनसे मिलती थीं। वो सभी हर महीने साथ बैठकर खाना खाती थीं और एक दूसरे का सहारा बनती थीं। ज़िंदगी के आखिरी सालों में साधना को कई कानूनी विवादों का भी सामना करना पड़ा दोस्तों। उनके मकान मालिक के साथ उनका झगड़ा अदालत तक पहुंच गया। एक मामला मकान मालिक ने उनके खिलाफ किया, दूसरा साधना ने मकान मालिक पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए दर्ज कराया, और तीसरा मानहानि का मामला था। इन कानूनी लड़ाइयों के कारण उन पर आर्थिक बोझ और बढ़ गया। उस समय उनकी सेहत भी लगातार बिगड़ रही थी दोस्तों। तबाही तो हमारे दिल पे आई, आप क्यों रोए। और इलाज का खर्च उठाना उनके लिए कठिन होता जा रहा था। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई। जिस अभिनेत्री के एक समय लाखों प्रशंसक थे, वही अपने आखिरी दिनों में लगभग अकेली रह गईं। उन्होंने मदद की उम्मीद की, लेकिन बहुत कम लोग उनके साथ खड़े हुए। और जब उनकी डेथ हुई दोस्तों, तब भी फिल्म इंडस्ट्री से सिर्फ कुछ ही दोस्त और रिश्तेदार और करीबी लोग ही उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे थे। 25 सितंबर 2015 को मुंबई के एक अस्पताल में इस बीमारी के चलते साधना की डेथ हो गई। उनके जाने के बाद कई लोगों ने कहा दोस्तों कि उनका दर्द इतना बढ़ चुका था कि शायद उनकी मौत के बाद ही उन्हें इस दर्द से छुटकारा मिल सका।